सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का है और बहुत पुराना प्रैक्टिस सेट है यूजीसी नेट का, यानी कि यूजीसी नेट सेकंड पेपर हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इस तरह के मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट पहले भी अपने वीडियो बना के डाले हैं और उसके बाद फिर जो भी मेरे पे पुरानी बुकें हैं, पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, मैं उनको फिर से एक बार जो छूट गए थे प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें हम टोटल लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ से हैं, वो वाले नहीं करेंगे। और चलते हैं दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हुए आज के प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 में सूची दी है। सूची 1 में दिए हैं कुछ नाम हैं। जो गवर्नर है लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड एल्फिंस्टन, और सी में है लॉर्ड कर्जन, डी में है लॉर्ड डलहौजी, और सूची 2 में दिए हैं उनके द्वारा किए हुए काम। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। जो लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने स्थायी स्वशासन, जो भी कहना मतलब एक स्थानीय शासन की नींव रखी थी, यानी कि स्थानीय स्वशासन उनसे संबंधित है। बी में लॉर्ड एल्फिंस्टन जो थे, उनका अगर काम देखा जाए तो इसमें उन्होंने राज्यपाल जो हुआ करते थे, यानी कि उनसे पहले कोई राज्यपाल नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति को शुरू किया। तीसरा लॉर्ड कर्जन बारे में देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन जो थे, शिक्षा संबंधी सुधार उन्होंने किए थे। और फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में विधवा पुनः विवाह अधिनियम आया था, यानी कि जो 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा की कोशिश के द्वारा यह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का दूसरा और डी का पहला। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिए हैं, नीचे कुछ वक्तव्य दिया गया है और कथन ए और कथन बी है, तथा आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो कथन ए में दिया है, राधा कृष्ण के धार्मिक नीति वचन का प्रमुख लक्षण था उनका सभी धर्मों की सत्यता में विश्वास। जो कारण दिया है, राधा कृष्ण का किसी भी धर्म में विश्वास, कहना मतलब राधा कृष्ण का किसी भी धर्म में अविश्वास, ये उसका कारण था। तो उपरोक्त में कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उनका किसी भी ऐसा, जो बी में दिया है, राधा कृष्ण का किसी भी धर्म में अविश्वास ऐसा नहीं था, वो सभी धर्मों में विश्वास करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये यार दोनों सही हैं, सही नहीं है। बी भी गलत हो जाएगा। सी ए सही और आपका आर गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित को सही तिथि क्रम में लिखित कूट नीचे जो दिए गए हैं उनको अनुसार आपको मिलाना है कि किसकी कब हुआ। तो इसमें दिया है दोस्तों, सबसे पहले है तीसरे में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आपको पता होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था और महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रथम व्यक्तिगत सत्य में प्रथम सदस्य जो थे विनोबा भावे थे। उसके बाद आपका है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह जो है काफ़ी पहले हुआ था, यानी कि जब दांडी मार्च हुआ था, तो जब उसकी समाप्ति हुई थी, नमक सत्याग्रह ही से समाप्त हुई थी, तो 1930 में आ जाएगा। स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो यह है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जैसे ही असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन अपना अच्छा कार्य कर रहा था, कहना मतलब अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन क्या होता है, जब गोरखपुर में चोराचारी एक जगह का नाम है, वहाँ पर सिविल जनता द्वारा एक थाने को फूंक दिया जाता है और वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों की भी हत्या हो जाती है। तो उसके कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापसी ले लेते हैं। तो उसके खिलाफ कुछ कांग्रेसी जो थे खिलाफ हो गए थे, फिर उन्होंने खिलाफ होकर जो एक पार्टी की रचना की थी, उसका पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो 1922 से 5 फरवरी 1922 की बात है दोस्तों ये। तीसरा रचनात्मक कार्य। तो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों की बात करें तो जैसे महात्मा गांधी 1915 को भारत आए थे और उसके आने के बाद उन्होंने यहाँ पर कई अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्य करने शुरू किए। सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह किया, फिर उधर किया, गुजरात में किया, फिर अहमदाबाद जो श्रमिक थे उन्होंने किया। तो गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यों की बात करें तो गांधी जी के रचनात्मक कार्य, असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो जाता है और जो उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके बीच जो भी कार्य किए उनको रचनात्मक कार्य के तौर पे गिना जाता है। तो इसमें पहले सबसे पहले आपका आ जाएगा
तीसरा 1922, फिर चौथा रचनात्मक कार्य यानी कि 1922 से जैसे असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद, और 1930 से पहले के समय को जो है पीरियड को रचनात्मक कार्य कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नमक सत्याग्रह 1930 की बात है, और फिर लास्ट में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो इसका ए ऑप्शन तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी का विरोध किया तब उन्होंने 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, असहयोग आंदोलन का जो शुरू किया था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन अचानक एक घटना होती है गोरखपुर के अंदर, फिर महात्मा गांधी जो है क्या कर लेते हैं, उसको आंदोलन को वापस ले लेते हैं। लेकिन इससे जो कांग्रेसी लोग थे वो काफ़ी जो है उनको आहत होता है, और जो है इसका विरोध करते हैं कि महात्मा गांधी जी का कि इसका वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन वह तो इसमें कौन कौन थे? सी राज गोपालाचारी, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है सी आर दास, तो डी है मौलाना आज़ाद। तो दोस्तों इसमें सी आर दास ही हैं जिन्होंने जो है जो ऊपर हमने पढ़ा स्वराज पार्टी की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ था, तो उन्होंने इसका विरोध किया था, सी आर दास। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। जो 1927 में एक कैबिनेट मिशन आया था भारत में, तो उसमें से जो सदस्य थे उनके बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों। 5 जो है, पाँचवें का जो पहले इसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों इसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे, क्रिप्स उनके ही नाम से यह जो है मिशन बनाया गया था। लॉर्ड वेवल ये नहीं थे, आपको पता होगा लॉर्ड वेवल जो है एक अलग तरह से ही भारत के अंदर ही उस समय यहाँ पर एक गवर्नर रहे हैं यहाँ पर। सी है सर पैथिक लॉरेंस, ये भी इसके सदस्य थे। ए वी अलेक्जेंडर, ये भी इसके सदस्य थे। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये इसके सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाल्स स्कूल का प्रभावी लक्षण नहीं है? यानी कि एक तरह के जो आप पढ़ेंगे अनाल्स स्कूल क्या होता है, उसके प्रभावी लक्षणों में क्या नहीं था? ए अंतर्विषयक अवधारणा, बी है नए स्रोतों की खोज, सी है लॉन्ग डूरेन यानी कि दीर्घकालीन, और डी था क्षेत्रीय केंद्रित अवधारणा। तो छठे की बात की जाए तो दोस्तों इसमें से अंतर्विषयक अवधारणा उनका जो है लॉरेंस स्कूल का प्रभावी लक्षण नहीं था। नए स्रोतों की खोज करना उनका था, दीर्घकालीन कार्य करना भी उनका एक प्रभावशाली लक्षण था, और क्षेत्रीय केंद्रित अवधारणा भी उनका था। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। 7 है, निम्नलिखित में से किसने विचार रखा था कि इतिहास में कोई वस्तु परखता नहीं हो सकती? तो दोस्तों अब जब आप इतिहास पढ़ोगे, इतिहास में जो है लास्ट वाली जो यूनिट है इतिहास एनालिसिस, या ये कहें इतिहास में शोध, उसके संबंधी कुछ ऐसे इतिहासकार हुए हैं उन्होंने जो अपने व्यक्त विचार की हैं, उससे 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है। तो यह भी जो है 7वां क्वेश्चन इसी तरह का, इतिहास में कोई वस्तु परखता नहीं हो सकती, ये किसने कहा था या किन इतिहासकारों ने? नंबर ए पे है उत्तर आधुनिकवादियों ने, बी है मार्क्सवादियों ने, सी है नव निवेशवादियों ने, और डी है उपसृतवादियों ने। तो दोस्तों 7 का जो अगर आप देखा जाए तो इसमें उत्तर आधुनिकवादी जो इतिहासकार हैं वह बोलते हैं इतिहास में कोई वस्तु परखता नहीं होती। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन गुण निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो दोस्तों गुण निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको लगेगा, जब ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले है मार्शल टिटो, तो ये इसके भी कहना मतलब इससे जुड़े हुए थे और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंचशील सिद्धांत के बाद जो है इसके बाद गुण निरपेक्ष आया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे। लेकिन नेशनल जो मंडेला हैं वह बात के हैं, और यह दक्षिणी अफ्रीका में एक रंग भेद जो नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, और वहाँ पर इस नीति को ख़त्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति सुकार्नो, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, नेशनल मंडेला जो गुट निरपेक्ष आंदोलन थे वह इससे जुड़े नहीं थे, वह इससे बात के थे। आंदोलन की स्थापना के समय खासकर जो है ये अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो ये जो है यूगोस्लाविया के थे, राष्ट्रपति सुकार्नो इंडोनेशिया के थे, तथा कर्नल नासिर मिस्के
इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन, इसका मतलब आंदोलन में थी। प्रश्न नंबर 9 है प्रोटेस्ट धर्म की कानूनी मान्यता, या प्रोटेस्ट धर्म जो था उसको कानूनी मान्यता कब दी गई थी। तो ए में दिया है वम्स की डाइट यानी कि 1521 ईस्वी में। बी में दिया है ऑगस्ट वम्स की डाइट में सॉरी पहला वाला गलत हो गया दोस्तों। ए में है वम्स की डाइट 1521 ईस्वी में। बी है ऑगस्ट वर्क की डाइट्स, ये एक तरह की कहना मतलब समितियाँ होती थी या मीटिंग होती थी, उनका नाम है 1555 ईस्वी में। सी में दिया है स्पेयर्स की डाइट्स 1526 में। और डी में दिया है ऑगस्ट वर्क की डाइट 1529 में। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है। ऑगस्ट वर्क की डाइट जो 1555 में हुई थी उसमें तो प्रोटेस्ट जो धर्म था उसको कानूनी मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पर कट गया है कुछ। प्रश्न नंबर 10 जो है निम्नलिखित शासकों में से एक उदारवादी तानाशाह से जुड़ा नहीं था। तो दोस्तों खासकर नेट के एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखते हो तो उनमें क्या है ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। जुड़ा नहीं था या जुड़ा था, ये इस चीज़ में देखोगे तो सबसे पहले तो आपको जानना है उदारवादी तानाशाही कौन कौन से शासक हुए हैं या फिर नेता वो हुए हैं जो भी शासक हुए हैं। तो इसमें है सबसे पहले पर्शिया के फ्रेडरिक द्वितीय। बी में जो है रूस के पीटर महान। सी में जो है फ्रांस के लुई 14वां। और डी है ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ द्वितीय। तो दोस्तों 10 की बात की जाए तो फ्रांस का जो लुई 14वां कठोर तानाशाह था, यानी कि वो तानाशाह से नहीं जुड़ा था ऐसे नहीं कह सकते। तो यह जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का सी। प्रश्न नंबर 11 है हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणोत्तर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसमें ए दिया लोथल। लोथल जो दक्षिण में नहीं हो सकता क्योंकि लोथल गुजरात में पड़ता है। कोरजी ये भी अभी की डेट में अगर आपने सभ्यता के बारे में पढ़ा है तो ये पाकिस्तान में है स्थान, तो ये भी दक्षिणी, आपको इसमें दक्षिण वाला ढूंढना है। तीसरा जो है सी है दाइमाबाद, ये दैमाबाद भी लिखते हैं कहीं पे दाइमाबाद लिखते हैं। और डी है रंगपुर। तो दोस्तों अगर 11 में बात की जाए तो महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में स्थित है दाइमाबाद, हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिण वाला स्थल है। और प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो दक्षिण भारत के ग्रंथ हैं उनके नाम दिए गए हैं। एक है ए में दिया है मणिमेखले, तो मैंने इस पे लिख ही रखा है, यह तमिल काव्य है। दूसरा है कुरल है। तीसरा जो है शिल्पाधिकारम है। और तोल्काप्पियम। तो दोस्तों इसमें जो है 12 का डी ऑप्शन तोल्काप्पियम जो है तमिल का व्याकरण है और इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो 10 राजयुद्ध अगर आप बात करते हैं तो ये उत्तर वैदिक काल से नहीं है क्योंकि 10 राजयुद्ध का वर्णन वैदिक काल में हुआ था, यानी कि वैदिक काल में वैदिक ग्रंथ में भी किया गया है। और इंद्र वरुण एवं सूर्य की उपासना यह भी जो है वैदिक काल के ही कहना मतलब वेद काल में जो देवता थे उनके बारे में है और उन्हीं से संबंधित हैं। जातियों की स्थापना और जो है दास्यों एवं पणियों में आपसी संघर्ष। तो दोस्तों जो इसमें दिया है 3 का वो 13 का जो है इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, इसमें ऑप्शन दिए क्या नहीं। तो 13 का दोस्तों इसमें हो जाएगा 10 राजयुद्ध पहला जो है ये भी वैदिक काल का है। दसियों पणियों में आपसी संघर्ष ये भी वैदिक काल की घटनाएं हैं। और जातियों की जो स्थापना होगी, जातियों की स्थापना बाद में हुई, इस समय ना तो वैदिक काल में थी ना उत्तर वैदिक काल में थी। तो वैदिक जातियों की अगर स्थापना की बात करें तो जाति की स्थापना जाके आपको मिलेगा मौर्य काल के आसपास, यानी वैदिक सभ्यता के बाद का एक जो है कारण है। प्रश्न नंबर दोस्तों नेट बंद कर देता हूँ नहीं तो बार बार मैसेज आता रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ को 100
सठ यानी महाजनपद का उल्लेख मिलता है, या यह कहें कि किस बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसके बारे में पूछा गया है। ए में दिया है अगुंतर निकाय, बी में दिया है दीघ निकाय, सी में दिया है दीपवंश और डी में दिया है महावंश। तो दोस्तों आपको पता होगा अगुंतर निकाय जो है एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें स्रोत और प्राचीन इतिहास के बारे में है, उसमें इस बारे में अच्छी जो भी बुक हैं बौद्ध धर्म के संबंधी, उनसे संबंधी मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें किस में क्या उल्लेख है वो सब उसमें बताया, आप उसको भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित किस अभिलेख में अशोक के वार्य जगत संबंधों का उल्लेख मिलता है, यानी कि अशोक राजा होते जो उसके वार्य जगत यानी कि विदेशों से संबंध है उसके बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों एक शिलालेख है, पहला शिलालेख फर्स्ट, बी में दिया है शिलालेख 8 शिलालेख 13 है यानी 13वां, और रूमी ददाई अभिलेख जो ये अभी कहाँ पे है, नेपाल में है जहाँ पर, और तीसरा है आपका सांची अभिलेख। तो दोस्तों 15 का अगर उत्तर देखा जाए तो अशोक का 13वां जो अभिलेख है और शिलालेख 13वें में ही वार्य जगत यानी कि विदेशों से जो संबंध थे अशोक के उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। और इसमें मैं ये भी आपको बता दूं जो इस अभिलेख में जानकारी मिलती है बाहर के जो विदेशी राजाओं से संबंध के बारे में 5 विदेशी राजाओं से जानकारी मिलती है, और इनके बारे में कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है कि अशोक के किस देश से किस संबंध थे या उस देश के राजा का क्या नाम था। प्रश्न नंबर 16 है, मिलिंद पंदों में मिनांडर तथा किसके बीच जो ये मिनांडर और एक जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े ही बौद्ध भिक्षु हुए हैं उनके बारे में बातचीत के बारे में वर्णन किया गया है। एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। तो वह पूछ रहे हैं, एक तो मिनांडर हैं जो राजा थे वहाँ के, और दूसरा कौन था। ए है अश्वघोष, तो ये हो नहीं सकते। बी जो है दिंगनाग, ये भी नहीं है। सी है नागसेन। तो दोस्तों इसको याद रखना, नागसेन और जो है मिनांडर के बीच जो है जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में वर्णन मिलता है। डी नागार्जुन, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित किस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति संबंधी अनुबंध सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है या प्राप्त होता है। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंधी बातें लिखी गई हैं। क्वेश्चन ये है, एक है दीघ निकाय, बी है दीपवंश, सी है कामंडकीय और डी है महावंश। तो दोस्तों 17 का ए जो है दीघ निकाय, यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, राज्य की संबंध में जानकारी। राज्य क्या होता है, दीर्घ होता है, बड़ा होता है, तो वह उसका संबंधी दीर्घ निकाय से यानी कि दीर्घ निकाय में इसका वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 18 में सूची दी है। एक सूची में कुछ लेखकों के नाम हैं, जैसे गुणाण्य, वाणभट्ट, सी में भास्कराचार्य, डी में मेरुतुंग, और दूसरी तरफ जो है उनकी कुछ रचनाएं हैं। ए लीलावती, प्रबंध चिंतामणि, व्रत कथा और अष्टांग हृदय। तो दोस्तों 18 की अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, जो गुणाण्य का एक लेखक हुए हैं उनकी रचना व्रत कथा है, और वाणभट्ट की अगर आपको पता होगा सबसे नॉर्मल है अष्टांग हृदय, यानी कि वाणभट्ट आप इस तरह याद रख सकते हैं, अष्टांग हृदय, हृदय में वाण लगा, यानी कि अगर आपको आता है वाणभट्ट की कौन सी रचना है तो अष्टांग हृदय है, तो हृदय में वाण, इस तरह करके आप एक ट्रिक बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। भास्कराचार्य तो आप नॉर्मली है, लीलावती है एक, इनकी जो ग्रंथ है ग्रंथ का एक पार्ट है लीलावती, ये तो आपको याद होगा। मेरुतुंग की जो है प्रबंध चिंतामणि, यानी कि इसका ऑप्शन ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित शैक्षिक संस्थाओं में कौन सा व्यवस्थित कालानुक्रम के अनुसार है, यानी कि ये इसमें क्रम बताना है कि कौन सा। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है, प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या
विश्वविद्यालय जो थे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना हमारा विश्वविद्यालय जो है वह है तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य और जो उनके गुरु थे चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। उससे पहले आपको कोई भी विद्यालय के बारे में, पहले गुरुकुल का आपको वर्णन वैदिक काल में मिल जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय संबंधी कोई जानकारी इससे पहले वाले में नहीं मिलेगी। तो वैदिक काल में कोई भी विश्वविद्यालय का वर्णन नहीं है जिसके बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन तक्षशिला ऐसा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन जहाँ पर इस चीज़ की आपको जानकारी मिलती है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य अपने पहले वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, फिर उसके बाद वहाँ पर एक शिक्षक बन गए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा दी। उसके बाद अगर वल्लवी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पहले तो मैं बता दूं कौन कौन से नाम दिए, जैसे तक्षशिला दिए, कांचीपुरम दिए, वल्लवी दिए, नालंदा दिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो इससे संबंधी आपको तुरंत कहना मतलब इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जैसे मान लिया आप तक्षशिला पर जाएँ तो आपको पता है यह 3वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। और उसके बाद अगर वल्लवी की बात करें तो ये 6वीं शताब्दी में। वल्लवी में क्या हुआ था, आपकी जैन संगति हुई है, जैसे बौद्ध धर्म की जो है 4 संगतियाँ हुई हैं, जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई, एक संगति जो वहाँ पर वल्लवी में हुई है। तो यह आपका 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास में वहाँ पर इसमें ही, और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। तो तक्षशिला के बाद वल्लवी आ जाएगा। उसके बाद कांचीपुरम अगर आप जाते हो तो कांचीपुरम जब कब फेमस हुआ, जब वहाँ पर चेर, चोल और पांड्य राज्य हुए। और इनका जो एक अगर आप वर्णन देखते हैं तो बहुत प्राचीन मिलता है, लेकिन कांची का जो यह सभी जो स्थापना हुई 7वीं ईस्वी के बाद की है। तो 7वीं ईस्वी में से 8वीं ईस्वी के बीच जो है वहाँ पर कांचीपुरम का उल्लेख मिलता है। और नालंदा तो आपको पता है पाल वंश के शासक ने इसको बनाया था और ये 8वीं शताब्दी का। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं तक्षशिला कहाँ पे है। तक्षशिला आपका ए में और डी में, उसके बाद कांचीपुरम नहीं आएगा, ये नहीं होगा, इसका फिर होगा वल्लवी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सीधा हो जाएगा, वल्लवी, कांचीपुरम, नालंदा, और नालंदा आपका लास्ट वाला। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, आज के भी मैंने वीडियो में जो प्रश्न रखे हैं 40 के आस, अगले जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें सिर्फ हम 20 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है और पढ़ाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर टाइम की भी प्रॉब्लम। तो इसमें हम आज कर लेते हैं, या इसके भी आज ही सिर्फ 25 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे वाले, या 20 नंबर हो गया 21। तो दोस्तों इसमें अभी हम 21 ही 2 क्वेश्चन वो करते हैं, उसके बाद वाली दूसरी वाली वीडियो में करेंगे। तो सूची इसमें दी है, 20 में जो है सूची दी है, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में जो है कुछ मंदिरों के नाम दिए हैं, और दूसरी सूची में जो है उनके स्थान दिए हैं कहाँ पर है। तो दोस्तों इसमें एक सूची में जो पहला है 10 अवतार मंदिर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्तकालीन मंदिर जो ईंटों का बना हुआ मंदिर है। तीसरा है क्या हो रहा, मेगुती मंदिर, और उसके बाद है डी पार्वती मंदिर। तो दोस्तों इसमें जो है आप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बस के बताता हूँ। 20 का जो है इसमें जैसे 10 अवतार मंदिर है वह देवगढ़ में, और यह जो है बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ 10 अवतार मतलब जो विष्णु भगवान हैं उनके 10 अवतार के बारे में बताया गया, और 10 के 10 अवतारों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और जो गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर है दोस्तों, यह है आपका भीतर गांव एक जगह है, और ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर है। मेगुती मंदिर जो है ऐहोल में है, और ऐहोल के आपने पढ़ा होगा ऐहोल के बारे में, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। और पार्वती मंदिर जो है आपका देवगढ़ में है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा, यानी कि चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 21 शैलेंद्रों द्वारा निर्मित सप्तृति स्तूप कहाँ पर स्थित है, यह पूछा गया है। तो शैलेंद्र राजा जो हुए हैं वहाँ, हालांकि जो शैलेंद्र राजा हुए उन्होंने 2-3 स्तूप बनवाए अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पे। तो सबसे जो है आपको इनके बारे में भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले जो पूछा गया है निर्मित प्रसिद्ध जो स्तूप कौन सा है। ए में दिया अनुराधापुर, बी में दिया है बोरोवुटूर,
और सी में दिया है अंकोर वाट्स का मंदिर या अंकोर वाट, और डी में दिया है अंकोर थोम। तो दोस्तों 21 का बी बोरोबुटूर का जो स्तूप है वह शैलेंद्र के जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया हुआ एक स्तूप है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं, 25 मिनट हो चुका है, इससे ज़्यादा वीडियो अच्छा नहीं। अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दें। और दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कुछ इसमें चेंजिंग करना है बताने में थोड़ा, या आंसर के टाइप में, या क्वेश्चन में और ज़्यादा ब्रीफ से बताना है तो या कम बताना है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।